हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रेम और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ प्रेम एकेडमी पे। आशा करता हूं कि आपको मेरे पिछले वीडियोस जो है वो पसंद आए होंगे, जो मैंने केमिस्ट्री की क्लासेस ली हुई थी। साथ ही साथ में मैं पॉलिटी की भी क्लासेस ले रहा हूं, तो आशा करता हूं कि वो आपको भी क्लासेस पसंद आई होंगी। दोस्तों देखिए, अभी तक जितनी भी क्लासेस हम शुरू कर चुके हैं, चाहे वो मैथ्स की हों, आपकी रीजनिंग की हों, या पॉलिटी या फिर केमिस्ट्री की हों, हम अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कुछ शिकायतें आ रही हैं जो आपकी जो है वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड हैं। जल्दी से जल्दी हम उन चीज़ों को भी सॉल्व कर लेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, दिन पे दिन हम कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है, और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स, सजेशंस, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप वीडियो अगर देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं अपने अगले टॉपिक को। उससे पहले मैं आपको पिछली चीज़ें क्या पढ़ाई थी एक बार रिवाइज कर दूं कि पिछली क्लास में हमने जो है पढ़ा था केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री से शुरुआत की थी हमने। हम पढ़ रहे थे क्या कि हम भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। वहाँ पे हमने कुछ क्लासिफिकेशंस देखे थे। हमने क्या जो है पदार्थ के जो जितने मैटर के क्लासिफिकेशंस थे, जो है हमारा सॉलिड और लिक्विड और गैस, ये तीनों चीज़ें देख ली थी हमने। जो है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मटेरियल्स देख लिए थे। वो सब चीज़ें जो है मिक्सचर, ये सब चीज़ें हमने जो है पिछली क्लासेस में, अपनी 4 क्लासेस में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो मैं आगे आपके साथ, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि मैं आपको टॉपिक डिस्कस करने वाला क्या था, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो किस बारे में होगी, एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर परमाणु संरचना हम उसको कह सकते हैं। तो आज हम जुड़ने वाले हैं अपने विषय के साथ में, एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो दोस्तों हमारा टॉपिक क्या है, परमाणु संरचना। क्या? परमाणु संरचना। परमाणु संरचना। तो दोस्तों देखिए, परमाणु संरचना को पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले जानना जरूरी क्या होगा, हमको सबसे पहले जानना यही होगा कि परमाणु संरचना हम तभी जान पाएंगे कि जब हम पहले परमाणु के बारे में जान पाए। जब हम परमाणु के बारे में जान पाए तो देख लेते हैं सबसे पहले कि परमाणु आखिर होता क्या है। परमाणु आखिर क्या होता है, तो हम परमाणु के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो परमाणु देखिए क्या होता है कि किसी भी तत्व की वह छोटी सी इकाई जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकती है, परंतु क्या स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती, वो क्या कहलाती है, परमाणु। क्या कि रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग ले सकती है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकती है, लेकिन क्या स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती। क्या? स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती, तो वो क्या होता है, परमाणु। तो हमने 2 चीजें जानी यहाँ पे कि परमाणु क्या है कि किसी भी तत्व की वह छोटी सी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग ले सकती है, लेकिन क्या स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसे परमाणु। परमाणु यानी कि क्या, एटम। तो एटम को क्या बोलते हैं हम लोग, अविभाज्य। परमाणु कैसा है, परमाणु का नेचर कैसा है, क्या है ये, अविभाज्य, यानी कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता, 2 भागों में बांटा नहीं जा सकता। तो ये हमने इसमें तीसरी बात जान ली। अब दोस्तों देखिए आती है कि परमाणु जो शब्द है इसकी रचना किसने की थी। तो परमाणु शब्द का जो नामकरण किया था, वो नामकरण किया था डाल्टन ने। कब? डाल्टन ने किया था। किसने किया था? डाल्टन ने। डाल्टन कौन थे? वैज्ञानिक थे। कौन? डाल्टन ने। ये कब किया इन्होंने? 1808 में। तो ये 4 बातें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं परमाणु संरचना को पढ़ने से पहले। तो इन 4 बातों को हम डिस्कस करेंगे और भी आगे, और भी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अब परमाणु को नापा कैसे जाता है, परमाणु के नापने की इकाई क्या होती है। तो परमाणु के नापने की इकाई दोस्तों होती है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, परमाणु को नापने की इकाई होती है नैनोमीटर। क्या? नैनोमीटर।
नैनोमीटर, यानी इसको कैसे डिनोट करते हैं, 10 की पावर माइनस 9 एम। तो परमाणु मापने की इकाई क्या हो गई, नैनोमीटर 10 की पावर माइनस 9 एम। दूसरी चीज क्या, रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले सकता है लेकिन क्या स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। देखिए मैं दोस्तों कोई भी टॉपिक जब पढ़ा रहा होता हूं तो उसको 3 बार ऑन बोर्ड जो है मैं रिपीट करता हूं। वो क्यों रिपीट करता हूं, आपको लग रहा होगा कि सर रिपीटिशन पे रिपीटिशन मारते जा रहे हैं, उसमें मेरा तो फायदा है ही कि मुझे तो याद होती ही ये चीजें। आपका फायदा है जब आप एक चीज को 3 बार सुनेंगे तो आपके दिमाग में 99% चीजें आ चुकी होंगी। आपको बस एक बार क्या एग्जाम देने से पहले बुक के पन्ने या कॉपी के पन्ने पलटने होंगे, आपको सारी चीजें दोबारा से रिवाइंड हो जाएंगी। तो हमने परमाणु के बारे में इतनी सी चीजें जान ली। तो डाल्टन के बारे में हमने लास्ट चीज जानी कि डाल्टन ने जो है 1808 में एक परमाणु सिद्धांत दिया। तो उस परमाणु सिद्धांत के बारे में भी हम अच्छे से जान लेते हैं। तो चलिए हम परमाणु सिद्धांत के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं बोर्ड से हट गया कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें इसका। तो चलिए हम जान लेते हैं कि जो परमाणु सिद्धांत था डाल्टन का, उसमें डाल्टन ने कौन कौन सी बातें बताई थी, कौन कौन सी बातें बताई थी। तो हमका हेडिंग क्या होगी हमारी, अगली हेडिंग होने वाली है हमारी कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इसको यहां रहने देते हैं। तो यहां पे हेडिंग क्या होगी हमारी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। तो ये चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या बताया। तो उन सारे आयामों पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो डाल्टन ने इसमें पहली बात क्या बताई, कहा कि परमाणु ना तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बनाया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। पहला क्या कि ना ही बनाया जा सकता है और दूसरी बात क्या बताई, ना ही परमाणु को नष्ट किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्या नष्ट किया जा सकता है। तो ये हमने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की पहली बात जान ली। देखिए हम पूरी सारी बातें जो नहीं डिस्कस करने वाला हूं, आपके साथ सिर्फ वो बातें डिस्कस करने वाला हूं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो पहली चीज़ हमने जान ली कि ना ही परमाणु को बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। दूसरी बात क्या बताई डाल्टन ने, इन्होंने कहा कि परमाणु जो है वो क्या है, एक अविभाज्य है। परमाणु क्या है, अविभाज्य है। परमाणु अविभाज्य है। परमाणु कैसा है, अविभाज्य है। तो ये इन्होंने दूसरी बात बताई। तीसरी बात क्या बताई कि किसी भी तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में समान होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु रासायनिक गुण और द्रव्यमान में भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे, मान लीजिए आपके पास में ऑक्सीजन तत्व है। ऑक्सीजन तत्व में जितने भी परमाणु होंगे उनके रासायनिक गुण, उनके द्रव्यमान एक समान होंगे। लेकिन अगर जो हम दो तत्व ले लें, मान लीजिए ऑक्सीजन ले लें, हाइड्रोजन ले लें, या ऑक्सीजन ले लें, कोई गैस ले लें, क्लोरीन गैस ले लें, तो इनके जो परमाणु होंगे, इनके जो परमाणुओं का द्रव्यमान होगा और रासायनिक गुण जो होंगे वो दोनों तत्वों के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, दोनों अलग अलग होंगे। तो ये इन्होंने तीसरी बात बताई। आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा इसको कैसे लिखना है कि दो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के रासायनिक गुण और द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, जबकि किसी समान तत्व के जो समान तत्व के परमाणुओं के अंदर रासायनिक गुण और द्रव्यमान समान होते हैं। यानी एक ही प्रकार के तत्व के अंदर परमाणु का जो द्रव्यमान और जो रासायनिक गुण होता है वो क्या होता है, समान होता है। तो ये हमने तीसरी बात जान ली।
चौथी बात इन्होंने क्या बताई, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। चौथी बात क्या बताई, एक यौगिक बनाने के लिए, क्या, एक कंपाउंड बनाने के लिए, एक कंपाउंड बनाने के लिए परमाणुओं की छोटी संख्याओं के अनुपात में संयोजित किया जाता है। क्या, एक कंपाउंड बनाने के लिए परमाणुओं को एक छोटी संख्या के अनुपात में संयोजित किया जाता है। तो ये क्या थी, चौथी बात हमारी जो बहुत महत्वपूर्ण थी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में, वो भी हमने जान ली। चौथी बात क्या थी कि किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए परमाणुओं की छोटी संख्या के अनुपात को संयोजित किया जाता है। तो ये चौथी बात भी हमने जान ली। तो हमने क्या पढ़ लिया अभी तक, हमने पढ़ लिया डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जो थ्योरी थी डाल्टन की परमाणु या एटम को लेकर, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे आता है परमाणु के विषय में, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आता है परमाणु के विषय में। तो परमाणु को दोस्तों, परमाणु को कैसे देखा जा सकता है, परमाणु को कैसे देखा जा सकता है, तो इसके लिए हम एक यंत्र का प्रयोग करते हैं, उसका नाम क्या होता है, STM। STM इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्कैनिंग, ध्यान से देखिएगा, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए 2 वर्ड तो दे देंगे, लेकिन एम की जगह क्या दे देंगे, मशीन। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, ये क्या है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो इसके माध्यम से क्या, परमाणु को देखा जा सकता है, परमाणु को देखा जा सकता है। तो हमने अभी तक 3 चीजें पढ़ ली। पहला तो क्या, परमाणु पढ़ लिया, परमाणु के बारे में जान लिया। दूसरी बात क्या, हमने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में जान लिया। तीसरी बात हमने क्या जान ली कि परमाणु को हम देख कैसे सकते हैं, इस बात पे भी हमने चर्चा कर ली। तो चलिए हम आगे चर्चा कर लेते हैं किस बारे में। अब जब हमने परमाणु पढ़ा है तो हमारी मजबूरी बन जाती है कि हमको अणु के बारे में भी पढ़ना ही होगा, क्योंकि अणु परमाणु हम बहुत सुनते आए हैं, बहुत शुरुआत से सुनते आए हैं। तो चलिए हम लोग क्या डिस्कस कर लेते हैं अब, अणु के बारे में। किसके बारे में, अणु के बारे में। किसके बारे में, अणु यानी कि क्या, मॉलिक्यूल के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब मॉलिक्यूल के बारे में। तो मॉलिक्यूल क्या है कि किसी भी तत्व की वह छोटी सी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में तो रह सकती है, लेकिन क्या, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकती। तो हमने अभी जो परमाणु पढ़ा था उसका जस्ट अपोजिट है ये। उसमें क्या था कि परमाणु की छोटी सी, किसी भी जो है तत्व की छोटी सी इकाई जो रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग ले रही थी, लेकिन क्या, स्वतंत्र अवस्था में नहीं थी। लेकिन क्या, अणु क्या है, ये स्वतंत्र है, स्वतंत्र तो है, लेकिन क्या, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता, भाग नहीं ले सकता। 2 चीजें यहां पे हमने पढ़ी कि अणु के अंदर कि ये स्वतंत्र तो है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। तो चलिए दोस्तों आगे की चीजें डिस्कस कर लेते हैं। आगे हम 3 चीजें पढ़ने वाले हैं एटम में, परमाणु में 3 तरह के परमाणुओं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आपने खूब सुना होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो हम आज उन्हीं तीनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं। देखिए ये 3 ऐसे परमाणु हैं जिनसे एग्जाम में आपके सबसे ज्यादा केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे ज्यादा। ये सिंपली पूछे जाने वाले क्वेश्चन, जैसे आपका आरआरसी ग्रुप डी में हो गया या फिर यूपीपी में या छोटे एग्जाम्स में जो भी हैं, उनमें इस तरह के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्ट, जो सीधे फोकस ऑन द पॉइंट वाले, टू द पॉइंट वाले क्वेश्चन है, वो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो परमाणु को कितने टाइप में डिवाइड किया गया, तो पहला तो यही कि इसको 3 तरीके से हम पढ़ सकते हैं। कैसे, पहला तो
इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये 3 परमाणुओं के बारे में हमको पढ़ना है। तो पहली बात हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, तो ये इस पे कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। दूसरा प्रोटॉन पे कैसा, पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है, हमारा न्यूट्रल होता है। कैसा, न्यूट्रल, या फिर इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, उदासीन, उदासीन। इसको क्या कह सकते हैं, धनावेशित, धनावेशित। और इसको इंग्लिश हिंदी में क्या कह सकते हैं, ऋणावेशित, ऋणावेशित। तो 3 चीजें हमने यहां पे जानी। क्या, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, कोई चार्ज होता ही नहीं है, या नो चार्ज, या फिर न्यूट्रल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मुझे लगता है कि इन तीनों के बारे में यहीं पे चर्चा करने लेनी चाहिए, फिर आगे हम इसमें और बढ़ेंगे। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में हम जान लेते हैं कि इनके रिलेटिव मास, एब्सोल्यूट मास और रिलेटिव चार्ज और मास क्या क्या होते हैं। ठीक है, मास क्या क्या होते हैं। तो हम एक छोटी सी टेबल बनाएंगे, उसी के माध्यम से सारी चीजें क्लियर कर लेंगे कि इसके रिलेटिव मास, एब्सोल्यूट मास और जो है एब्सोल्यूट चार्ज और जो है मास क्या क्या होते हैं। तो पहला हम यहां पे क्या डालेंगे, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो 3 चीजों के बारे में पढ़नी है। तो इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव मास होता है, आरएम मैं लिख रहा हूं इसको, रिलेटिव मास कितना होता है, तो इसका होता है 1। ठीक है, न्यूट्रॉन का, उसका, हाँ न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन का कितना होता है, प्रोटॉन का भी 1 होता है। और इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का ध्यान रखिएगा 0.005 होता है। ये क्या है, रिलेटिव मास। बहुत ध्यान से इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव मास। अब दूसरा क्या, रिलेटिव चार्ज, RC। तो न्यूट्रॉन का कितना होता है, न्यूट्रॉन का क्या होता है, रिलेटिव चार्ज, ये क्या होता है, न्यूट्रल। मैंने आपको अभी बताया था कि इस पे कैसा चार्ज, नो चार्ज होता है, यानी कि क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता था, +1, यानी कि हमने इसको क्या पढ़ा था, पॉजिटिव चार्ज था, इस पे धनावेशित था, तो इस पे क्या, +1। इलेक्ट्रॉन क्या था, ऋणावेशित, यानी कि क्या, -1। तो 2 चीजें हमने यहां पे क्लियर कर ली। अब क्या करते हैं, एब्सोल्यूट चार्ज के बारे में जान लेते हैं। एब्सोल्यूट चार्ज के बारे में हम जान लेते हैं। तो एब्सोल्यूट चार्ज क्या होगा हमारा, जो है न्यूट्रॉन का एब्सोल्यूट चार्ज क्या होता है हमारा, तो हमको आंसर क्या करना है, 0। आंसर क्या करना है, 0। अब जब हमको प्रोटॉन का एब्सोल्यूट चार्ज पूछे तो ये +1.6 इंटू 10 की पावर -19, 10 की पावर -19। अब फिर जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के एब्सोल्यूट चार्ज की, तो ये क्योंकि ऋणावेशित होता है तो -1.6 इंटू 10 की पावर -19, 10 की पावर -19। तो ये हमारा क्या हो गया, एब्सोल्यूट चार्ज हो गया। अब हम किसकी बात करते हैं, मास की, और मास किसमें, केजी में। मास किसमें, केजी में। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप टेबल याद रखिएगा, टेबल जरूर ही याद रखिएगा। जब एग्जाम देने जाइए तो ये टेबल आपके माइंड में होनी ही चाहिए। तो मास हम देख लेते हैं, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27। कितना, 10 की पावर -27 kg। अब प्रोटॉन का कितना होता है मास, प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। इसका भी होता है,
लेकिन चेंज कहाँ आता है? चेंज आता है हमारा इलेक्ट्रॉन पे। इसका कितना होता है? 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। तो ये टेबल आपको याद रखनी है, ये टेबल आपको याद रखनी होगी। न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास कितना होता है? 1, रिलेटिव चार्ज न्यूट्रल होता है इस पे, और एब्सोल्यूट चार्ज 0 होता है, और मास कितना होता है केजी में? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। और प्रोटॉन का जो रिलेटिव मास 1, रिलेटिव चार्ज +1 और एब्सोल्यूट चार्ज जो है प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और मास कितना? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? रिलेटिव मास 0.005, और रिलेटिव चार्ज क्या होता है? -1, एब्सोल्यूट चार्ज -1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और जो मास होता है वो 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। तो ये तीनों चीजें हमको बहुत ही याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम अब आगे डिस्कस करते हैं एक एक करके कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब चीजें होती क्या है, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं, जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उस बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन पे कैसा ऋणावेश होता है या नेगेटिव चार्ज, या हाँ नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए उसका एब्सोल्यूट चार्ज हमने क्या देखा था? -1 हो रहा था। अब इसकी खोज की बात आती है, इलेक्ट्रॉन के खोज की बात आती है, तो डिस्कवर किसने किया था इसको? डिस्कवर किसने किया था? तो एक वैज्ञानिक थे जे थॉमसन। जे थॉमसन जे थॉमसन 1818 में जे थॉमसन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन कण की खोज करते हैं, इलेक्ट्रॉन कण की खोज करते हैं। और इसके बाद ही इन्होंने 1904 में एक क्या आता है इनका इसका 1898 इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की, और 1904 में इसके ठीक जो है 6 साल बाद 1904 में इनका एक मॉडल आता है, उसको क्या बोलते हैं? पल्म पुडिंग मॉडल। क्या? पल्म पुडिंग मॉडल, पल्म पुडिंग मॉडल। तो ये मॉडल इनका आता है 1904 में, और 1898 में इन्होंने किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो ये चीज हमको यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज हमारी किसने की थी? जे थॉमसन ने। तो पल्म पुडिंग मॉडल में इन्होंने कई सारी बातें बताई, कई महत्वपूर्ण बातें थी जो मैं आपके सामने चर्चा करना चाहता हूँ। तो पल्म पुडिंग मॉडल के बारे में हम थोड़ी सी बातें जो है आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जो मैं बताऊंगा। उन्होंने कहा इस पल्म पुडिंग मॉडल में उन्होंने क्या बताया कि जो परमाणु है एक धनावेशित गोला है। बताया कि एक जो आवेशित गोला है, सॉरी धनावेशित नहीं, एक आवेशित गोला है जिसकी त्रिज्या क्या 10⁻⁻10 मीटर होती है, जिसमें धनावेश समान रूप से विपरीत होते हैं। क्या? धनावेश समान रूप से विपरीत होते हैं। क्या कहा? कि एक आवेशित गोला है, परमाणु इलेक्ट्रॉन को बताया, परमाणु को कहा कि जो एक धनावेशित गोला है, और इसमें क्या होता है कि परमाणु पे धनावेश जो है वो समान रूप से वितरित होते हैं। तो ये चीज इन्होंने पल्म पुडिंग मॉडल में बताई। इस मॉडल की एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें परमाणु का द्रव्यमान जो है, जो किसी भी परमाणु का द्रव्यमान है, वो संपूर्ण परमाणु पर समान रूप से बटा हुआ था। क्या था? इन्होंने इस मॉडल में बताया कि किसी भी परमाणु पे जो द्रव्यमान है वो क्या है? पूरे परमाणु पे समान रूप से बटा हुआ है। और यही वो बात थी जिसकी वजह से ये
प्लम पुडिंग मॉडल ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया और भी परमाणु के सिद्धांत पर रिलेटेड कई सारे मॉडल आए जिसमें कुछ बहुत सही साबित हुए और जो अभी तक हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो उनकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। तो हमने प्लम पुडिंग मॉडल भी जान लिया, प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में भी जान लिया। आया कब था प्लम पुडिंग मॉडल? 1904 में। ये बात आपको ध्यान रखने योग्य है कि प्लम पुडिंग मॉडल कब आता है? 1904 में आता है। तो अगला हम क्या पढ़ेंगे इसमें? अगला पढ़ेंगे प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन पे चार्ज कैसा था? पॉजिटिव। प्रोटॉन पे चार्ज कैसा था? पॉजिटिव। तो 1886 में क्या होता है? कब? 1886 में गोल्डस्टीन ने गैस डिस्चार्ज में नए विकिरणों के उपस्थिति की खोज की और उन्हें नाम क्या दिया? कैनाल किरणें। क्या नाम दिया? कैनाल किरणें। गोल्डस्टीन ने क्या किया कि एक गैस डिस्चार्ज में जो है नए विकिरणों की उपस्थिति की खोज की और उसको नाम क्या दिया? कैनाल किरणें। किसने? गोल्डस्टीन। ध्यान रखना यहाँ पे कैनाल किरणों से रिलेटेड है, कैनाल किरणें। कैनाल किरणें। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? एक अन्य सकारात्मक चार्ज उप परमाणु कण खोजा गया। कब? इसी के बाद, इसी में एक अन्य जो है सकारात्मक चार्ज, सकारात्मक या पॉजिटिव कह सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज खोजा गया जिसे क्या कह रहे थे हम लोग? प्रोटॉन कह रहे थे। जिसे क्या कह रहे थे? प्रोटॉन कह रहे थे। और इस प्रोटॉन को खोजा किसने? इस प्रोटॉन को खोजा रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने 1917 से 1920 के बीच में। 1917 से 1920 के बीच में। तो हमने यहाँ पे दो चीजें स्पष्ट कर ली। हम इसके चार्ज और मास के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। चार्ज और मास के बारे में प्रोटॉन के हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हमारा अगला क्या बचता है? न्यूट्रॉन के बारे में हम जान लेते हैं। न्यूट्रॉन के बारे में हम जान लेते हैं। न्यूट्रॉन के बारे में जान लेते हैं। न्यूट्रॉन। तो हमारा अगला हेडिंग क्या होगा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसा होता है? ये होता है न्यूट्रल या उदासीन। न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल या उदासीन। तो न्यूट्रॉन के बारे में भी हम जान लेते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी 1932 में चैडविक ने। किसने? 1932 में जेम्स चैडविक ने। तो ये इसका महत्वपूर्ण बात यह है कि जो है 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की और इसका द्रव्यमान जो है, इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के भार के बराबर ही होता है। इसका द्रव्यमान क्या होता है? इसका मास क्या होता है? इक्वल टू होता है प्रोटॉन के वेट के बराबर। ठीक है, तो ये दो चीजें हमने जान ली इसके बारे में। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रॉन के बारे में कि न्यूट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन परमाणु के केंद्रक को छोड़कर बाकी सभी तत्वों के परमाणु के केंद्रों में उपस्थित होता है। तो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके केंद्रक में न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। क्या? हाइड्रोजन के केंद्रक में क्या? न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। तो ये हमने तीनों परमाणुओं के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें थी, वो सारी बातें जान ली हमने इस लेक्चर में। अब दोस्तों हम आगे इसमें अभी और भी चर्चा करनी बाकी है, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि वीडियो में एक ही बार में 1 घंटे की वीडियो बना देता हूँ तो आपको देखने में भी थोड़ा सा परेशानी होगी और मुझे बनाने में तो खैर कोई दिक्कत है नहीं। थोड़ा सा गर्मी है क्योंकि अभी उतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम एसी में शूट कर सकें।
तो जो भी है हम अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन चीज़ों से सीखने की कोशिश करिए। अगर अभी तक इन्होंने आपने इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ा है तो पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि ये ऐसे विषय हैं, केमिस्ट्री, पॉलिटी, आपके जो जीएस के छोटे छोटे विषय हैं जिनमें छोटा छोटा सिलेबस है, उनसे 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। वो क्या करते हैं, वही आपकी मेरिट बनाने का काम करते हैं। आप मैथ पढ़ के कभी भी मेरिट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मैथ बहुत सारे ही लोग पढ़ के बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं, और मैथ जो है मेरिट नहीं बनाती। मेरिट कौन बनाता है, ये सब्जेक्ट्स आपके, ये इकोनॉमिक्स हो गया आपका, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, ये सब सब्जेक्ट क्या करते हैं, आपका मेरिट बनाते हैं। तो आपको इनको बहुत लाइटली नहीं लेना है, इन सब्जेक्ट्स को बहुत ही जो है अपने जो है प्रायोरिटी में रखना है और इनको पढ़ना है। तो दोस्तों इन सब्जेक्ट्स के साथ में मैं आपके साथ बना रहूँगा। आप जुड़े रहिए मेरे साथ प्रेम एकेडमी पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें ज़रूर देते रहें, क्योंकि पिछली वीडियोस में जो है थोड़ा सजेशंस आए हैं वीडियो एडिटिंग को रिलेटेड लेके, तो हम उन पे काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ प्रेम एकेडमी पे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।